हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 25 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। इट एनकरेजेस मी टू कीप डूइंग दिस एनालिसिस फॉर यू पीपल। तो यहाँ पर हम फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। मोदी पुतिन डिस्कस अफगानिस्तान, इंडिया फ्लैग्स टेरर कंसर्न एट ब्रिक्स यूएनएचआरसी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अफगानिस्तान की सिचुएशन को डिस्कस किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के पावर कैप्चर के बाद जो सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, और सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो टेररिस्ट आइडियोलॉजी का है, जो कि अफगानिस्तान से अब फ्लो होगी तालिबान के पावर कैप्चर के बाद। तो दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि कैसे हम उस टेररिस्ट आइडियोलॉजी को काउंटर करेंगे। और साथ ही तालिबान कैप्चर करने के बाद अफगानिस्तान से जो ड्रग मेनेस का थ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो ड्रग मेनेस इंडिया और रशिया जैसी सोसाइटी को ख़राब कर सकता है, क्योंकि जो अफगानिस्तान की फ़ंडिंग आती है वो मेनली ओपियम प्रोडक्शन और हेरोइन की स्मगलिंग की वजह से ही आती है। तो हम देख सकते हैं जो ड्रग मेनेस है वो सबसे बड़ा खतरा रहने वाला है। तो दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि हम ड्रग मेनेस की थ्रेट को कैसे काउंटर करेंगे। तो दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स ने डिसाइड किया है कि हम एक परमानेंट बाईलेटरल चैनल बनाएंगे कंसल्टेशन के लिए। तो एक परमानेंट बाईलेटरल चैनल की बात की गई है। साथ ही साथ कैसे टेररिस्ट आइडियोलॉजी को काउंटर किया जाएगा, और जो ड्रग थ्रेट है जो कि अफगानिस्तान की टेरिटरी से आने वाला है उसे कैसे काउंटर किया जाएगा। और कोशिश करेंगे पीस और स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में रहे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी रहेगी तभी जो रीजन है साउथ एशिया का रीजन और जो बाकी रीजन है रशिया जैसे कंट्रीज़ का, वो सिक्योर रह सकता है। तो जो सिचुएशन अफगानिस्तान में अनफोल्ड हो रही है उसके सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस पूरे रीजन में और वर्ल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत है जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स है वो कैसे कोऑपरेट करें और अफगानिस्तान से जो भी थ्रेट अनफोल्ड हो रही है उसे काउंटर करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की ब्रिक्स में मीटिंग हुई है, तो उन्होंने बताया कि कैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और जो एक्टिविटीज़ हैं ग्रुप्स की, जैसे कि लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद की, उनको स्टेट सपोर्ट मिलता है, पाकिस्तान जैसे स्टेट के द्वारा स्टेट सपोर्ट मिलता है, और वो कैसे पीस और सिक्योरिटी को थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारा सारा फोकस जो भी अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस बात पर था। और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक और खतरा है साइबर सिक्योरिटी का। इसके अलावा मीटिंग में ये बात की गई, ब्रिक्स की मीटिंग में, कि हम एक टेररिज्म एक्शन प्लान, काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को अडॉप्ट करते हैं। तो द मीटिंग ऑल्सो अडॉप्टेड एंड रिकमेंडेड द ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान फॉर कंसिडरेशन बाय द ब्रिक्स समिट। साथ ही एक्शन प्लान ने कैसे बात की कि जैसे टेररिज्म की फाइनेंसिंग होती है तो उसको कोशिश करेंगे कि कैसे हम टेररिज्म की फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करें। जो भी इंटरनेट यूज़ किया जाता है बाय द टेररिस्ट उसे रोकने की कोशिश करें। ट्रैवल ऑफ टेररिस्ट पे एक तरीके का कर्ब लगाएं। इसके अलावा जो बॉर्डर कंट्रोल्स है वो थोड़े मजबूत रखें ताकि जो टेररिस्ट है उनका इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके। सॉफ्ट टारगेट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करें आपस में कंट्रीज़, कैपेसिटी बिल्डिंग करें। रीजनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो वी होप दैट द सिचुएशन इन अफगानिस्तान डज नॉट पोज अ चैलेंज टू इट्स नेबर्स। तो इंडिया ने यही बातें बोली हैं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी, कि हम ये कोशिश करेंगे जो अफगानिस्तान में पीस और सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे, ताकि रीजन की सिक्योरिटी मेंटेन रहे। वी होप दैट द सिचुएशन इन अफगानिस्तान डज नॉट पोज अ चैलेंज टू इट्स नेबर्स। तो अफगानिस्तान में जो तालिबान कैप्चर हुआ है, तालिबान के द्वारा पावर कैप्चर हुआ है, उसकी वजह से उसके नेबर्स को कोई चैलेंज ना उठाना पड़े। एंड इट्स टेरिटरी, अब जो भी अफगानिस्तान की टेरिटरी है वो टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा ना यूज़ किया जाए, जैसे कि लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, किसी और कंट्री को थ्रेटन करने के लिए। और इंडिया का स्टांस यही है कि तालिबान की जो भी गवर्नमेंट बने तो वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, अफगान की सोसाइटी के सारे सेक्शंस का ध्यान रखते हुए बने। तो इंडिया ऑल्सो सेट इट होप दैट देयर इज़ एन अफगानिस्तान एन इंक्लूसिव एंड ब्रॉड बेस्ड डिस्पेंसेशन। तो जो भी अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बने वो इंक्लूसिव हो, अफगान वेमेन की वॉइसेस, जो भी अफगान चिल्ड्रन हैं उनके एस्पिरेशंस और सारे माइनॉरिटीज़ के राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाए। तो अभी तक यही बोला गया इंडिया के द्वारा कि जो भी गवर्नमेंट बने वो इंक्लूसिव, वो अफगान की वेमेन, अफगान के चिल्ड्रन के एस्पिरेशन राइट्स का ध्यान में रखते हुए बने। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम और आगे चलते हैं। यहाँ पे बायो माइनिंग लैंडफिल साइट्स को कैसे बायो रेमेडिएशन द्वारा एड किया जाता है ताकि ऑर्गेनिक वेस्ट का डिग्रेडेशन हो, और ये उन सारे वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी टाइम से पड़े रहते हैं। जैसे गाज़ीपुर में एक कूड़े का पहाड़ बन चुका है, वैसे ही एक भलसवा प्लेस है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लेगेसी वेस्ट है, मतलब बहुत टाइम से वो वेस्ट पड़ा है। तो उसको कैसे उसका डिकम्पोजिशन हो, तो उसके लिए बायो माइनिंग लैंडफिल साइट्स है, उसके साथ बायो रेमेडिएशन किया जाता है। आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा भी होगा कि बायो रेमेडिएशन कैसे होता है। तो बेसिकली जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिग्रेडेशन करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट का, जो कि काफ़ी टाइम से एक जगह पड़ा हुआ होता है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, तब भी मैं आपको बता देती हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रूलिंग ये दी थी कि जब तक फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होगा, कोई डायरेक्ट फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होगा, स्किन टू स्किन नहीं होगा,
तो उसे सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो अब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से ये अर्ज किया है कि आप इस बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग को रिवर्स करो, क्योंकि इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि इफ टुमारो अ पर्सन वेयर्स अ पेयर ऑफ सर्जिकल ग्लव्स, एक सर्जिकल ग्लव्स पहन के फिर विमेन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करे, तो फिर ये कैटेगरी में आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं है। तो ये वाली सारी बातें की गई हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉश कर दी 2016 की हरियाणा नोटिफिकेशन, और ये बोल दिया गया है कि क्रीमी लेयर को डिसाइड करने के लिए सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं होगा, आपको और सारी बातों भी कंसिडर करनी पड़ेगी, जैसे कि सोशल एडवांसमेंट की, सोशल क्राइटेरिया पे कैसे परफॉर्मेंस दिख रही है उस कम्युनिटी की। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे हेल्ड दैट इकोनॉमिक क्राइटेरिया सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया बेसिस नहीं हो सकता किसी को एक्सक्लूड करने के लिए क्रीमी लेयर से। और इंदिरा साहनी जजमेंट में ये भी बोला गया था कि बेसिस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर, सिर्फ क्रीमी लेयर से इसलिए एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं हो सकता। तो सेक्शन 52 ऑफ द 2016 एक्ट ये क्लियरली बोलता है कि सोशल, इकोनॉमिक और भी सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे अगर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का डिमार्केशन करना है। तो सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पे नहीं डिसाइड होगा, उसके साथ और भी फैक्टर्स लिए जाएंगे, जैसे कि सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और बाकी सारे फैक्टर्स। ऐसा इंदिरा साहनी जजमेंट में बोला गया था। लेकिन हरियाणा बेसिकली क्या कर रहा था, वो क्रीमी लेयर को डिसाइड करने के लिए सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया को यूज़ कर रहा था, वो सोशल क्राइटेरिया को यूज़ नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर सोशल क्राइटेरिया को यूज़ करने की भी बात बोली गई है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर वेटिंग एंड वॉचिंग काबुल। तो सबसे पहले यूएस ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया तालिबान के साथ डील करके, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं तालिबान ने कैसे पावर कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान में। तो यहाँ पर यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर तो एक डेंट लग ही गया है। साथ ही जो यूएस जिस तरीके से काबुल से उसने अपने लोगों को एवैक्यूएट कराया, उससे जो साइगांव का मूवमेंट है वो याद आता है कि वियतनाम में भी कैसे अमेरिका को अपने जो भी उनके लोग थे कैसे उन्हें एवैक्यूएट कराना पड़ता, जिस तरीके से उन्हें काबुल से कराना पड़ा। तो यहाँ पर लोग जो यूएस की सिचुएशन है अफगानिस्तान में उसको साइगांव से कंपेयर कर रहे हैं कि साइगांव में भी यही मूवमेंट हुआ था जो कि अभी काबुल में होता हुआ दिख रहा है। अब जो अफगान की मिलिट्री थी 20 साल तक अमेरिका ने उसकी मिलिट्री पे खर्च किया, उसकी मिलिट्री बनाई, लेकिन हम देख रहे हैं अफगान की मिलिट्री कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पाई और बहुत जल्दी उसने सकम कर दिया। 10 दिन के अंदर अंदर तालिबान ने कैप्चर कर लिया। तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही जो अफगान की मिलिट्री उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन था, डिजर्शन हो गया, अफगान के जो लोग थे वो छोड़कर चले गए मिलिट्री को, और उन्होंने या तो तालिबान से हाथ मिला दिया या तो फिर उन्होंने कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, अपने हथियार छोड़ दिए। तो ये सब हमें चीज़ें देखने को मिली। अब सबसे पहले ऑथर ने बताया है कि अमेरिका ने जो किया इसे वही झेलना पड़ रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को कैसे यूज़ किया था, तो अमेरिकन एंड इवन मोर द रीजन कंटिन्यू टू पे द प्राइस फॉर द इम्प्रूडेंस इन यूजिंग रिलीजियस जेलॉट्स थ्रू पाकिस्तान डिसलॉज द सोवियत यूनियन फ्रॉम अफगानिस्तान। तो जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया था तब अमेरिका ने पाकिस्तान का यूज़ किया था, रिलीजियस आइडियोलॉजी का यूज़ किया था कि सोवियत यूनियन को यहाँ से पावर से कैसे हटाया जाए। तो वही अब जो अमेरिका ने किया, उसके बाद फिर अमेरिका ने इन्वेड किया, जब उनके ऊपर अटैक हो गया 26/11 का, फिर अमेरिका ने जब अटैक किया उसके बाद 20 साल तक अमेरिका यहाँ रहा, अपने इतने सारे पैसे खर्च किए। उसके बाद अमेरिका जब यहाँ से जा रहा है तो अमेरिका ने कुछ भी नहीं अचीव किया बेसिकली, बस ओसामा बिन लादेन को मार दिया, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं अचीव किया ऑन द ग्राउंड। अब पंजशीर वैली जहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस जैसे ग्रुप है वहाँ से थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन वो रेजिस्टेंस अभी तो कोई वायबल चैलेंज नहीं है तालिबान के लिए। अब ऑथर ने बोला है जो तालिबान ने 1996 में जो कंट्री को इनहेरिट किया था और जो अब कंट्री को इनहेरिट किया अफगानिस्तान में, उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्किंग डिफरेंसेस हैं। जब 1996 में तालिबान ने कंट्री को इनहेरिट किया था तो कंट्री बहुत रूइंस में था, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं था। उसके बाद भी तालिबान ने उसे आयरन हैंड से रूल किया, कैसे शरीयत लॉ लगाया और जो भी कंट्री के रिसोर्सेज उनको फंड करने की कोशिश की स्मगलिंग और ड्रग ट्रेड से। और इस बार तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि अभी जो उन्हें कंट्री मिला है वहाँ पे फंक्शनल स्टेट है, इकॉनमी और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, एक एस्पिरेशनल क्लास भी है। उनको सिर्फ एक क्वालिफाइड पर्सन्स की ज़रूरत है और साथ ही इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की ज़रूरत है। तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन किस लिए ज़रूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान में यूएस ने जो भी फंड्स होते हैं उन पर फ्रोज कर दिया कि अब अफगानिस्तान को कोई फंड्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए चिंता का विषय है क्योंकि अफगानिस्तान का ड्रॉट आ गया तो 40% प्रोडक्टिविटी तो वैसे भी ख़त्म होगी, तो वहाँ के लोगों को स्टारवेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो अफगानिस्तान की जो एक्सेस रोक गई एसेट्स और इमरजेंसी रिजर्व की बात है यूएनएस एंड IMF, तो ये अफगानिस्तान के लिए एक थ्रेट हो सकता है, एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब अफगानिस्तान में तालिबान ने कैसे बात की है कि एक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बनाइए, दूसरी तरफ ही उन्होंने बोल दिया हम शरिया लॉ भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और तीसरी बात कि उन्होंने बोल दी कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट रहेंगे, अफगान की सारी माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन रहेगा गवर्नमेंट में। तो ऑथर ने बोला तीनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी और एक ही सांस में तीनों बातें बोल दी गई हैं बाय द तालिबान कि हम एमिरेट की भी बात कर दी, शरिया लॉ की भी बात कर दी और साथ ही इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, अफगान विमेन के राइट्स का ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अब ऑथर ने बोला है यहाँ पर जो चाइनीज़ हैं
चाइना इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहता है कि अफगानिस्तान में वो कैसे अपना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को लेकर जाए। तो चाइना यूजिंग द अपॉर्चुनिटी टू ड्रॉ अफगानिस्तान इनटू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब पाकिस्तान इस सिचुएशन को कैसे यूज़ कर रहा है, तो पाकिस्तान 1990 वाले सिनारियो को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है, कि पाकिस्तान 1990 सिनारियो को जैसे रेप्लिकेट करने की ऐसे कोशिश कर रहा है कि वो जिहादीज़ का यूज़ करके कैसे कश्मीर को डीस्टेबलाइज़ कर सकता है। अब चाइनीज़ को लेकिन कहीं ना कहीं डर है कि अगर हम इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे अफगानिस्तान में और उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेजिटिमाइजेशन नहीं मिला तो अफगानिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर वो अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे पानी में नहीं डालना चाह रहे हैं, मतलब वो अगर इन्वेस्टमेंट करें तो उसका चाइना को फ़ायदा भी मिले। तो चाइना ने इसलिए तालिबान को बोला है कि आप मॉडरेट और डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़ लो, और साथ ही साथ चाइना आपको तभी रिकॉग्नाइज़ करेगा जब आपकी जो भी गवर्नमेंट होगी वो इंक्लूसिव होगी और रिप्रेजेंटेटिव होगी। तो चाइना ने भी कुछ कंडीशंस रखे हैं तालिबान के पास कि आपको इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट रखनी पड़ेगी, तभी हम आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। और यहाँ पर चाइना को ये भी डर है, जो चाइना का जिनजियांग प्रोविंस है वहाँ पर उइघुर मुस्लिम को वो डिटेंशन कैंप्स में रखते हैं, उनके राइट्स को कैसे दबाया जाता है। तो वहाँ पर एक फोर्स है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जो वहाँ पर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। लेकिन तालिबान ने चाइना को ये अश्योर किया है कि वो अपनी धरती को बिल्कुल भी यूज़ होने देंगे जिनजियांग प्रोविंस में जो भी सेपरेटिस्ट है उनके द्वारा। अब यहाँ पर पाकिस्तान अपनी विक्ट्री में इतना ज़्यादा खुश है कि तालिबान वापस से वहाँ आ गया, जैसे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था कि जो अफगान्स हैं उन्होंने शेकल्स ऑफ जो भी उनके साथ स्लेवरी तोड़ दिया है, साइकिल्स ऑफ स्लेवरी को ब्रोक कर दिया है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो रियल प्रॉब्लम नहीं देख रहा, पाकिस्तान में जो रियल प्रॉब्लम है वो अब आने वाली है। सबसे पहले रेफ्यूजी फ्लोज होगा अफगानिस्तान से, और दूसरी बात जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान का तालिबान है, उसके द्वारा थ्रेट बढ़ जाएंगे। और तीसरी बात ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ड्यूरेंट लाइन को जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, वो ये बोलता है कि पाश्तून आइडेंटिटी पूरी एक है। अफगानिस्तान में जो पाश्तून रहते हैं और जो पाकिस्तान में पाश्तून रहते हैं वो उस लाइन के द्वारा डिवाइडेड हैं, तो वो लोग उस लाइन को इसलिए मानते ही नहीं है। तो नॉट विदस्टैंडिंग द ट्रायम्फलिज्म एट द तालिबान विक्ट्री, जो नेशनल डिस्कोर्सेस है पाकिस्तान में वो रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, इससे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक तो रेफ्यूजी फ्लो होगा, रेफ्यूजी फ्लो के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ज़्यादा एम्बोल्डन हो जाएगा, क्योंकि जो अफगानिस्तान में तालिबान है वो भी पाश्तून आइडेंटिटी के हैं, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान में लोग हैं वो भी पाश्तून आइडेंटिटी के हैं। तो यहाँ पर एम्बोल्डनिंग हो गई उनकी। अब पाकिस्तान है वो चाहकर भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, मतलब टेररिस्ट को फंड नहीं कर सकता, क्योंकि FATF की वो ग्रे लिस्ट में, और वो अगर उसने टेररिस्ट को फंडिंग की तो फिर वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। अगर वो ब्लैक लिस्ट में चला गया तो वो कोई भी फंड्स यूज़ नहीं कर सकता, IMF उसको लोन नहीं देगा, तो कोई भी उसको लोन नहीं देगा। और वैसे भी जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो वैसे भी शैम्बल्स में है। इंडिया को यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि इंडिया को तालिबान से बात करनी चाहिए। ऑथर ने बोला है ऑब्वियस डिफ़िकल्टी है कि हम तालिबान के साथ अपने जो भी गैप्स हैं उन्हें ब्रिज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तालिबान एक वैसा आउटफिट है जो पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलता है, उसे पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है, और साथ ही वो एक टेररिस्ट ग्रुप है। तो इंडिया को उससे बात करने से पहले हमेशा से सोचना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, इंडिया के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है अफगानिस्तान की। और तीसरी बात, पुटिंग इंडियन बूट्स ऑन द ग्राउंड इन एनी अप्रिशिएबल मैनर विल पिट देम अगेंस्ट पाकिस्तान एंड इट्स प्रॉक्सीज। अगर हम इंडियन बूट्स उस ग्राउंड में रखेंगे किसी भी मैनर में तो पाकिस्तान की वो अगेंस्ट हो जाए, मतलब पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, प्रॉक्सीज हो जाएंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक एडवांटेज में बहुत खतरा हो सकता है। तो इंडिया को कोशिश करनी है कि इंडिया किसी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर काम करे, जैसे कि अमेरिकन सिक्योरिटी 20 साल रही, तो इंडिया ने वहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, सलमा डैम बनाया, उनकी पार्लियामेंट बना कर दी, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लोगों के लिए। लेकिन अब वो सिक्योरिटी कवर चला गया क्योंकि वहाँ से US चला गया। तो अब इंडिया को बेसिकली क्या करना चाहिए, इंडिया को वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए कि कैसे सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है। तालिबान ने जैसे बोला है कि वो अपनी मॉडरेट पॉलिसीज़ रखेंगे, वेमेन के राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, साथ ही लोगों को राइट्स देंगे, वो जॉब पे जा सकती है वेमेन। तो अगर तालिबान ऐसा करता है तो ठीक है, हम उनसे बात कर सकते हैं, वरना बात करना तो मुश्किल ही है उनसे, क्योंकि वो वैसे भी पाकिस्तान की प्रॉक्सी की तरह ही काम करता है। तो फॉर नाउ इट इज़ वेट एंड वॉच फॉर इंडिया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ऑथर ने लेसन्स फ्रॉम पैंडेमिक में ये बताया है कि हमारे यहाँ जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना ज़्यादा ख़राब है। और ऑथर ने यहाँ पे ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस की बात की है। तो ब्रिटेन का जो नेशनल हेल्थ सर्विस है, जो हेल्थ नेट है, वो लगभग 15 मिलियन पेशेंट्स को क्योर करता है, और वो भी बहुत कम कॉस्ट में। हर साल ब्रिटेन का जो हेल्थ नेटवर्क है वो लगभग 15 मिलियन पेशेंट्स को क्योर करता है, वो भी क्रोनिक एलिमेंट्स के द्वारा, और बहुत कम कॉस्ट पे। अगर हम US में जो कॉस्ट लगती है उससे देखें तो उससे फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे। तो ऐसा वो कैसे कर पाए हैं। जो NHS है वो फंड होता है बाय द डायरेक्ट टैक्सेस, और 5th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो 5th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर वर्ल्ड में है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि डॉक्टर्स और नर्सेस की संख्या बहुत ज़्यादा ब्रिटेन में। तो 1 of every 20 ब्रिटिश वर्कर्स इज एम्प्लॉयड एज डॉक्टर नर्स। तो हर 20 में से जो एक व्यक्ति है वो या तो डॉक्टर नर्स या केटरिंग या टेक्निकल पर्सनल की तरह काम करता है।
अगर हम इंडिया की सिचुएशन देखें तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में इतना ज़्यादा एब्सेंटी स्टाफ है। नीति आयोग के डेटाबेस से ये पता चलता है, जो बिहार का स्टेट है उसमें 60% मिडवाइफ्स की पोजीशंस खाली हैं, 50% ऑफ स्टाफ नर्सेज, 34% ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स एंड 60% ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स व वैकेंट। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कितनी ज़्यादा सीट्स वैकेंट है, यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं है। और इसके अलावा फिर अब जब इतनी सारी सीट्स वैकेंट है तो जो जॉब्स पर है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ जाता है, वो ओवरवर्कड है। अगर हम पैंडमिक के बाद भी देखें तो इंडियन गवर्नमेंट लगभग सिर्फ 1% GDP का हेल्थ केयर पर खर्च कर रही है, उससे भी कम खर्च कर रही है, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना लगभग 3% GDP का हेल्थ पे खर्च करता है, ब्रिटेन 7% GDP का खर्च करता है, यूनाइटेड स्टेट्स 17% GDP का खर्च करता है। अगर कंपेयर करो तो इंडिया बहुत कम खर्च करता है हेल्थ केयर पर, 1% से भी कम खर्च करता है। इसलिए लोगों को हमारे यहाँ आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। जो 62% हेल्थ एक्सपेंसेस इंडिया में होते हैं वो पेशेंट के द्वारा खुद देने पड़ते हैं। इसलिए आपको पता होगा किसी भी इंसान के ऊपर अगर हेल्थ की कोई ऐसी चीज़ आती है और उसे हेल्थ का कोई भी ट्रीटमेंट कराना पड़ता है तो वो पॉवर्टी लाइन में चला जाता है, क्योंकि उसको सारे पैसे खुद से देने पड़ते हैं, स्टेट का कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता उसे। इसलिए आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में बहुत ज़्यादा, लगभग 62% है हेल्थ एक्सपेंसेस। और इसी की वजह से अगर कोई भी पैंडमिक जैसी सिचुएशन आती है या कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आती है तो लगभग वो फैमिलीज़ पॉवर्टी में ही चली जाती हैं। यहाँ पर ऑथर ने बोला जो ऑक्सीजन क्राइसिस हुई थी पैंडमिक में वो गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं इनकरेज भी थी, क्योंकि 200 करोड़ टेंडर जो था कि ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाएंगे 150 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उसे जानबूझकर 8 महीने डिले किया गया। अगर आप सेकेंड वेव से पहले कर देते तो ये ऑक्सीजन क्राइसिस नहीं आती। तो अब ज़रूरत है 21st सेंचुरी में, अभी भी इंडिया की पब्लिक हॉस्पिटलों के लिए कुछ नहीं किया गया, तो यहाँ पर ज़रूरत है इंडियन डॉक्टर्स को गॉड्स के साथ इक्वेट तो कर देते हैं, लेकिन वो गॉड्स की तरह तभी तो परफॉर्म कर पाएंगे जब बेसिक मेडिसिन इक्विपमेंट हो। अगर ये सारी चीज़ें ही नहीं होंगी तो डॉक्टर्स गॉड की तरह परफॉर्म करेंगे कैसे। अब जो नेक्स्ट है एडिटोरियल गांधी आश्रम ऑफ द फ्यूचर। तो अभी ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी जो साबरमती आश्रम है उसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने की बात की गई है। तो सबसे पहले ऑथर ने बोला है जो गांधी साबरमती आश्रम है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले वो हिस्टोरिकल साइट तो है ही, साथ ही म्यूज़ियम है, पिलग्रिमेज प्लेस है, लोग वहाँ पर आते हैं, सर्च करते हैं फॉर द ट्रूथ, ठीक है, सच की खोज में आते हैं और कैसे नॉन वायलेंस और सिंप्लिसिटी के बारे में वहाँ पर आके वो वैल्यूज़ जानते हैं। तो फॉर दीज रीजंस द लेसन्स टॉट बाय गांधी एंड एम्बॉडीड इन द आश्रम आर जस्ट एज इंपॉर्टेंट नाउ एज एवर बिफोर। और 21st सेंचुरी में इन सारे लेसन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर एक रिवॉल्यूशनरी थिंकर ने कोट किया था जब वो गांधी के आश्रम में गए थे कि दिस हट ऑफ गांधी डेमोस्ट्रेट्स टू द वर्ल्ड, ये जो गांधी की हट है ये डेमोस्ट्रेट करती है वर्ड को कि कैसे कॉमन मैन की डिग्निटी कैसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये हैप्पीनेस का सिंबल है और साथ ही सिंप्लिसिटी, सर्विस और ट्रूथफुलनेस का। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हैं कि डेवलप किया जाएगा जो साबरमती आश्रम है उसे मास टूरिस्ट हब बनाने की कोशिश की जाएगी। एक लार्ज कार पार्क होगा, फूड कोर्ट होगा, मतलब एक मॉल की तरह बना देंगे। तो ऑथर ने बोला ये ज़रूरत नहीं है करने की, ये इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे आपको पैसे तो आएंगे, आपको इकॉनमी को तो बूस्ट मिलेगा, वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, लेकिन ज़रूरत है हमें गांधी जी के आइडियाज़ को सिक्योर करने की। तो वन कैन फील द गांधीज इथोस, इट वॉज हेयर दैट गांधी कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट। ये वही प्लेस है जहाँ पर गांधी ने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, कैसे वो हर कास्ट के लोगों के साथ मिलकर वहाँ पे डाइन किया करते थे। साथ ही उन लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि ऐसे मास मूवमेंट करेंगे, एक ब्रिटिश एम्पायर को ख़त्म कर दिया इंडिया से। तो वो सारे एथोस वहाँ पर फ्लो होते हैं। तो अगर आप वहाँ पर मॉल जैसी कोई चीज़ बना देंगे तो ये सारी एथोस तो इंसान फील ही नहीं कर पाएगा वहाँ जाकर। तो जो भी मेकओवर आप कर रहे हो वो ऐसे करो जो गांधीज के आइडियाज़ अब वो ऑब्लिटरेट ना हो जाएँ। जैसे कि एक बार गांधी जी से पूछा गया था कि वो अमेरिका क्यों नहीं विजिट करते हैं, तो उन्होंने ये बोला था लेट्स सी दिस एनिमल इन द इंडियन जू, कि लोग उनको क्यूरियोसिटी के साथ ना देखें, लोग उनके वैल्यूज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। तो ही वॉन्टेड दोज हु हैड एन इंटरेस्ट इन हिम, कि जिनको भी उनके अंदर इंटरेस्ट है वो जाने कि वो ऐसा क्यों है। ही वॉज ट्राइंग टू डू एंड इन्वाइटेड देम टू कम टू द आश्रम, कि वो आश्रम आए उनकी स्टडीज़ को जाने। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने ये सजेशन दिया है, जैसे गांधी हेरिटेज पोर्टल है, ठीक है, वहाँ पर गांधी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वहाँ पर सब कुछ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इट कुड बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। तो ऑथर ने बोला उसको आप सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस बना सकते हो जहाँ पे स्कॉलर्स और सीकर्स जो गांधी के बारे में जानना चाहते हैं वो वहाँ पर आएँ, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, आइडियाज़ को डिस्कस करें। तो यहाँ पर जो गांधी एक्सपर्ट्स आएंगे, जो गांधी स्कॉलरशिप होगी, उसकी वजह से जो गांधीयत एथोज़ हैं वो वर्ल्ड में फ्लो कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ऑथर ने बोला है जो NFHS है उससे ये पता चलता है कि फर्टिलिटी रेट है जो डिक्लाइन हो रहा है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं काफ़ी जो स्टेट्स हैं वो पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि पॉपुलेशन को कैसे कम किया जाए। तो ऑथर ने ये बोला पॉपुलेशन पॉलिसी लाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फर्टिलिटी रेट हमारा ऑटोमेटिक डिक्लाइन हो रहा है। तो सबसे पहले ऑथर ने NFHS 5 का डेटा यहाँ पर कोट किया है कि 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से सिर्फ 3 स्टेट्स को छोड़कर जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंच चुका है, जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है। तो बिहार, मणिपुर और मेघालय को छोड़कर हर जगह जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 पहुंच चुका है, ठीक है, 22 स्टेट्स में जब ये सर्वे किया गया। जो टोटल फर्टिलिटी रेट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर में है
जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसे तर्क दिया जाता है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन है, तो ऑथर ने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर देखो तो वहाँ पर और ज़्यादा फर्टिलिटी रेट नीचे गया, लगभग 1.4 चिल्ड्रन पर वुमेन है। जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे हैं फर्टिलिटी रेट नीचे गया है, तो वो इसीलिए गया है क्योंकि वहाँ पर विमेन एजुकेटेड हो रही हैं, 18 साल से कम में महिला वहाँ पर शादियाँ नहीं कर रही हैं, और साथ ही साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी में डिक्लाइन हुआ है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हुई है और लोग वहाँ पर फैमिली प्लानिंग मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखो जो फर्टिलिटी रेट्स है वो लगभग 1.1 सिक्किम में, 1.9 आसाम में, सिर्फ मणिपुर में 2.2 है जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से 0.1 ज़्यादा, और मेघालय में 2.9 है। तो यहाँ पर एक्चुअली ऑथर ने ये बोला है फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन पॉलिसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फर्टिलिटी रेट तब डिक्लाइन होगा जब आप लोगों को डेवलपमेंट दोगे, एजुकेशन दोगे। अगर औरतें पढ़ी लिखी होंगी तो वो अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं कि उन्हें कितने बच्चे पैदा करने, कब बच्चे पैदा करने। अगर हम वेस्ट बंगाल में देखें, जो वुमेन है जिन्होंने 10 से ज़्यादा साल की स्कूलिंग की वो 32.9 है। इसके अलावा जिन्होंने 18 साल से पहले मैरी किया है वो 41.6 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश के दो जैसे ही इनके पैरामीटर्स है एजुकेशन में, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल का फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि औरतों के एजुकेशन में इतना ज़्यादा हाथ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनका फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि वहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर विमेन एजुकेशन पैरामीटर्स में अच्छा नहीं भी परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस अच्छी, तब भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो सकता है। और यहाँ पर ऑथर ने खुद बोला है कि NFHS ने खुद ये बात कोट की है कि अगर जहाँ पे स्कूलिंग होगी, एजुकेशन होगा, तो वहाँ कर अपने आप ही फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होगा। फॉर एग्जांपल जिन विमेन की कोई भी स्कूलिंग नहीं है तो उनका जो फर्टिलिटी रेट है 3.1 है। इसके अलावा जो 12 से ज़्यादा साल स्कूलिंग गई है उनका फर्टिलिटी रेट 1.7 है। हिंदूज़ में फर्टिलिटी रेट 2.1 है और मुस्लिम्स में 2.6 है। तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस 0.5 चिल्ड्रन का ही है। फर्टिलिटी रेट्स इस बात में रिफ्लेक्टिव होते हैं कि स्कूलिंग पे स्टेट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर स्कूलिंग या एजुकेशन है तो अपने आप ही उस स्टेट का फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो जाएगा। अगर लोग डेवलप्ड हैं, इनकम लेवल्स उनकी अच्छी, तो अपने आप ही फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, फर्टिलिटी रेट का लेना देना है तो डेवलपमेंट पैरामीटर से, स्कूलिंग पैरामीटर से, एजुकेशन पैरामीटर से, और साथ ही कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस कितना है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा औरतें कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ कर रही हैं। तो इस बात से फ़र्क पड़ता है इसका, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा रिलीजन क्या है। यहाँ पर व्हाट इंडिया मस्ट रिमेंबर, ये पार्टीशन और फ्रीडम की बात की गई है। तो कुछ टाइम पहले प्रताप भानु मेहता का एक एडिटोरियल आया था कि इंडिया पार्टीशन को याद करने की कोशिश कर रहा है जबकि इंडिया को पार्टीशन को भूल जाना चाहिए। तो ऑथर ने बोला यहाँ पर इंडिया को पार्टीशन और इंडिपेंडेंस में से कोई एक चीज़ नहीं चुननी है, इंडिया को दोनों चीज़ें याद रखने की। हिस्ट्री में जो हमारे साथ हुआ हम उसे रिपीट ना होने दें, किसी तरह जो भी राइट्स हुए थे जब देश का विभाजन हुआ था तो वो राइट्स दोबारा ना आए, उस बात की कोशिश करनी। तो हिस्ट्री को हमें ऐसे याद रखना कि वो हिस्ट्री कभी रिपीट ना हो। तो ऑन द कंट्रेरी हिस्ट्री स्टेट्स, अब जैसे हिस्ट्री ये स्टेट करती है कि फ्रीडम एंड पार्टीशन वर ऑफर टू इंडिया एज अ पैकेज डील, कि हमें पार्टीशन के बाद ही इंडिपेंडेंस मिली, कि पहले पार्टीशन और फिर हमें इंडिपेंडेंस मिली। तो देयर वुड नॉट हैव बीन फ्रीडम विदाउट एक्सेप्टिंग पार्टीशन। तो हमें फ्रीडम मिलता ही नहीं अगर हम पार्टीशन एक्सेप्ट ना करते। तो पार्टीशन तो प्री कंडीशन थी फ्रीडम की। तो आप ये बोलोगे आप पार्टीशन को भूल जाओ फ्रीडम को सेलिब्रेट करने की, तो ऐसी बात नहीं है। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी हिस्ट्री दोनों से। तो इंडिया कभी भी आपकी हिस्ट्री में आपके साथ बुरा हुआ हो, अच्छा हुआ, आपको वो सारी याद रखनी चाहिए चीज़ें, ताकि वो चीज़ें आपको आगे कभी ज़िंदगी में रिपीट ना हो आपकी ज़िंदगी में। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला है इंडिया वैल्यू टीचर्स अस टू बी ग्रेटफुल। तो हमारी जो इंडियन वैल्यूज़ है वो हमें टीच करती हैं कि कैसे हमें ग्रेटफुल होना सारे एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से जिन्होंने भी हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया, अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट किया, बुरी तरीके से कंट्रीब्यूट किया, डजेंट मैटर। वंस अ ईयर यहाँ तक कि जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं उनको भी हम कुछ पानी चढ़ाते हैं और जो उनके लिए वर्शिप करते हैं, रिवर्स को, मार्टिर्स को सैल्यूट करते हैं। तो जो August 14 का डिक्लेरेशन किया गया है पार्टीशन हॉरस रिमेम्बरेंस डे, वो सेम ट्रेडिशन को फॉलो करता है। जो इंडिया है वो कॉन्फिडेंट है कि जो भी हमने पास्ट टेरर्स हमारे हुए हैं हम उनको रिकॉग्नाइज़ करें, उनको वाइट वॉश करने की कोशिश ना करें, हम उसको रिकॉग्नाइज करें। और ये ज़रूरी है हम अपने विक्टिम्स को रिमेंबर करें, उनको ट्रिब्यूट पे करें, और उसके बाद भी हम मॉडर्न प्रोग्रेसिव और रिसर्जेंट इंडिया की तरफ बढ़ें। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, पार्टीशन और फ्रीडम ये दोनों चीज़ें साथ में ही हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो कल मैंने आपको पढ़ा दिया था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या, 6 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को बेसिकली सरकार क्या कर रही है, सरकार लीज आउट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को लीज आउट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर उसको रेंट आउट कर रही है प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर उसको ऑपरेट करेगा, उसमें कुछ और इन्वेस्टमेंट भी डालेगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट को रेवेन्यू देगा। ठीक है, इसमें कोई भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, सिर्फ रेंटिंग आउट हो रही है। तो गवर्नमेंट ने बोला इसमें रिस्क भी कम है क्योंकि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर को नया आएगा, कोई प्राइवेट सेक्टर नया नेशनल हाईवे बना रहा तो उसे डर है कि यहाँ पर ट्रैफिक आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जो पहले से नेशनल हाईवेज बन रखे हैं उसे पता है कि यहाँ पर कितना ट्रैफिक आता है, तो यहाँ पर रिस्क की भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो यहाँ पर जब डी रिस्क है तो हो सकता है कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट देखने को मिले।
साथ ही जो रोड्स, रेलवेज, पावर सेक्टर है उसमें लगभग 66% मोनेटाइजेशन हो रहा है और यहाँ से जो भी पैसा आएगा वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में लगेगा, जो कि 16 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस यही हैं कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जो गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं उसमें कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए, कैपेसिटी का रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा, तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला जैसे कोंकण रेलवे का भी मोनेटाइजेशन करने की बात की गई है, लेकिन कोंकण रेलवे में जो कुछ स्टेक है वो स्टेट गवर्नमेंट का भी है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी तैयार हो मोनेटाइजेशन के लिए, तभी आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। तो जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का भी स्टेक है वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो जहाँ पर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की बात है तो हमें कोई एक एफिशिएंट सिस्टम बनाना पड़ेगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पर स्वरूप की बात की गई, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, ये अपने जो हेड पर कुछ लेकर जा रहे हैं तो उसको स्वरूप बोलते हैं। फिजिकल कॉपी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की, जिसको बीर बोला जाता है पंजाबी में। हर बीर में लगभग 1430 पेजेस होते हैं जिनको अंग बोला जाता है और हर पेज पर वर्सेस सेम होते हैं। अब ये बिलीव किया जाता है जो 10 गुरुज थे उनकी सेम स्पिरिट थी, बस वो डिफरेंट बॉडीज़ में थे, और गुरु ग्रंथ साहिब फिजिकल और स्पिरिचुअल फॉर्म में एटर्नल है। अब जो 5th सिख मास्टर थे गुरु अर्जन देव, जिन्होंने पहली बीर गुरु ग्रंथ साहिब की कंपाइल की थी। उसके बाद जो 10th सिख मास्टर थे गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने और वर्सेस ऐड किए गए जो भी उनके फादर के द्वारा थे, और 9th मास्टर के द्वारा थे गुरु तेग बहादुर जी द्वारा। और उसके बाद उन्होंने बीर को सेकंड और लास्ट टाइम कंपाइल किया। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह ने डिक्लेयर कर दिया जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो लिविंग गुरु है ऑफ द सिक्स। इसके अलावा इनको कंपेडियम बहुत सारे लोगों द्वारा, जैसे सिख गुरुज, इसके अलावा 15 सेंट्स, जब इसको इंस्टॉलेशन होता है ये स्वरूप का, तो उसका नाम दिया जाता है उस कोड ऑफ कंडक्ट का रिहात मर्यादा। उसके बाद फिर से इंस्टॉल किया जाता है सेरेमनी में, तो उसका नाम दिया जाता प्रकाश। जो उदासी और निर्मला सेक्ट्स थे वो गुरु ग्रंथ साहिब की कॉपी, हैंड रिटन कॉपीज़ लिखते थे, ठीक है। तो ये 2 सेक्ट्स आप याद रख सकते हैं, उदासी और निर्मला, जो कि हैंड रिटन कॉपीज़ लिखते थे। उनका रोल था बीट्स की हैंड रिटन कॉपीज़ में। लेकिन फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो वो प्रिंटिंग प्रेस ले आए, तो हैंड रिटन कॉपीज़ का उसके बाद ये काम ही खत्म हो गया, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस थे तो फिर डायरेक्टली छपने लग गई। अब यहाँ पर काबुल के बारे में बताया गया तो 1504 में मुगल एम्परर बाबर ने काबुल को कैप्चर किया था। फिर 1526 में वो नॉर्दर्न इंडिया में आ गया था जब उसकी इब्राहिम लोदी से लड़ाई हुई थी। फिर काबुल एक प्रोविंस बन गया था हिंदुस्तान का, और वो तब तक 1738 तक हिंदुस्तान का ही प्रोविंस रहा था काबुल। लेकिन उसके बाद पर्शियन रूलर नादिर शाह ने कॉन्कर कर लिया था काबुल को, और काबुल जो था वो इंडिया से अलग हो गया। तो पहले काबुल इंडिया का ही हिस्सा था, क्योंकि 1504 में मुगल एम्परर बाबर ने काबुल को कैप्चर किया था, फिर नॉर्दर्न इंडिया को कैप्चर कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो कमला हैरिस है, वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की, उन्होंने चाइना को रिव्यू किया है कि चाइना कैसे अपना क्लेम दिखाता है साउथ चाइना सी में और कोर्सिंग यूज़ कर रहा है। तो साउथ चाइना सी को में वार्न करते हुए उन्होंने ये बोला है जो चाइना कोर्शन और इंटिमिडेशन की टेक्निक यूज़ कर रहा है वो ना करे, और यूएस अपने एलीज को रीजन में सपोर्ट करते ही रहेंगे। तो जैसे चाइना क्लेम करता है 9-9 के आसपास वाले आइलैंड्स है उसके पूरा साउथ चाइना सी उसका है। तो बीजिंग सेक्शंस कंटिन्यू टू अंडरमाइन द रूल्स। तो अब जो भी ये बीजिंग के एक्शन है, चाइना के एक्शन है, वो ये बताते हैं कि कैसे रूल बेस्ड ऑर्डर को अंडरमाइन करता है और सॉवरेनिटी ऑफ नेशंस को थ्रेटन करने की कोशिश करता है। तो हैरिस ने अंडरस्कोर किया है कि कैसे इंडो पैसिफिक पॉलिसी अब इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान से भी अब बाहर ही हो गए हैं, तो इनका पूरा फोकस अब चाइना पर रहने वाला है। इनका जो फॉरेन पॉलिसी में मेन जो सेंटर पीस है वो चाइना ही है, कि चाइना कैसे ग्लोबली इन्फ्लुएंस कर रहा है और चाइना को कैसे काउंटर किया जाएगा। अब यहाँ पर हवाना सिंड्रोम की बात हुई है। तो जब अमेरिकन डिप्लोमेट्स क्यूबा में गए थे तो उनके साथ कुछ हेल्थ इंसिडेंट्स हुए थे, मिस्टीरियस हेल्थ इंसिडेंट्स, उनको रैश वैश हो गया था। तो अभी ये क्लियर नहीं है, तो उसको हवाना सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, क्योंकि क्यूबा की जो कैपिटल हवाना है तो वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर ऐसा कुछ मिस्टीरियस उनके साथ हेल्थ इंसिडेंट्स हुए, तो उस हेल्थ इंसिडेंट्स का इसलिए नाम हवाना सिंड्रोम रख दिया गया। अब हम आगे चलते हैं। कोई मुझसे कह रहा था कि इकॉनमी पेज में पूरा ट्रांसलेट कर दिया करूँ। देखो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, मैंने आपको मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पढ़ा दिया। इसके अलावा जीडीपी कितनी एक्सपेंड होगी कितनी नहीं होगी, हर कोई अपना एस्टिमेशन निकालता रहता है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, जनरल न्यूज़ होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी सेंसेक्स कितना ऊपर गया कितना नीचे गया हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। एंटी ट्रस्ट ट्रायल्स के बारे में आपको पता ही है कि कैसे ये डोमिनेंट कंपनीज़ अपना कॉम्पिटिशन को हटाने की कोशिश करती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। निधि कंपनीज़ और पूरी ऑन फ्यूल राइस क्या बोला, ये सब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर एक ई श्रम पोर्टल बनाया गया। ई श्रम पोर्टल में जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है वो वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, अपना डेटा दे सकते हैं। उसके बाद कोशिश की जाएगी जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसका बेनिफिट दिया जाए, ये जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उन्हें। तो 12 डिजिट यूनिक कोड दिया जाएगा जो भी ई श्रम में लॉगिन करेंगे, ई श्रम में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको ई श्रम कार्ड दिया जाएगा और 12 डिजिट यूनिक नंबर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आई होप आपको आज के न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।